हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी मॉडल सेट कर रहे थे जिसमें से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 21वें नंबर से बात करने वाले हैं। तो 21वां कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यानी सही को ढूंढिए। जिसमें पहला कथन कहता है बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौट और संदेशमुखी कर मराठों को देते थे। ये भी सही है। और तीसरा कहता है बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये कथन गलत है, यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है। अगर 22वें नंबर की बात करें तो निजाम उल मुल्क असफजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। ये तो सही है। दूसरा कहता है इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी। यही कथन गलत है। और तीसरा कहता है इसे दक्कन में स्थापित अपने राज्यों में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी। ये भी सही है, यानी बी इसका कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 23 नंबर कहता है डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इन्होंने गोलकुंड के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। क्या पहली कोठी बनाई थी? तो ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया था। ये भी सही है। तीसरा कहता है इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासकों के पुलिकट हासिल कर लिया था। ये भी सही है। और चौथा कहता है इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। यही कथन गलत है, यानी 1 और 2 3 सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है। 24वां नंबर कहता है शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही को ढूंढिए। तो पहला कहता है ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। तो ये तो कथन गलत है। ठीक है। दूसरा कहता है ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिल गया था। ये कथन सही है। और तीसरा कहता ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। ये भी सही है। और चौथा कहता है वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश के पेशन भोगी बनकर रहा। ये भी सही है, यानी 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर कहता है सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कहता है इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने के अधिकार को खो देता था। ये भी सही है। और तीसरा कहता है सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई। ये भी सही है। और चौथा कहता है मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था। ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 26 की अगर बात करें तो 26 कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन कहता है भारत सरकार द्वारा कंपनी को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया था। ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है रेलवे के प्रबंधन प्रमुखतः सरकार द्वारा किया जाना था। ये कथन गलत है। तीसरा कहता है अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। ये भी कथन गलत है।
और चौथा कहता है कंपनी को सरकार से भूमि निःशुल्क मिलनी थी, ये कथन सही है, यानी 2 और 3 गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 27 की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है मंदिर और मस्जिद की जमीन पर कर लगाना, ये भी कथन सही है। तीसरा कहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधार की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 28 की अगर बात करें तो 1859 में नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है। तो कहता हुआ पूना समझौता पूना और अहमदाबाद में शुरू हुआ था, ये कथन गलत है। दूसरा कहता यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, ये कथन सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 29 की बात करें समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राजा राम मोहन राय उस संप्रभुत्व वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने में कम हो गई थी, यही कथन गलत है। दूसरा कहता है इन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरीयवाद दोनों को अध्ययन किया था, ये भी सही है, ये तो सही है। तीसरा कहता है उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ये सही है। और चौथा उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिनकी स्थापना कलकत्ता 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी ए कथन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के अंग्रेज लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये गलत है। दूसरा कहता विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये भी गलत है, यानी न तो 1 न तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग है। तो मूल संरचना के भाग हैं संसदीय प्रणाली भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, न्याय तक प्रभावी पहुंच भी है, और संविधान में धर्मनिरपेक्ष का चरित्र भी है, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें कहना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कहना है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं माना जाता, यही कथन गलत है। दूसरा कहता है उद्देशिका विधायकों की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये कथन सही है, यानी 1, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 33 की अगर बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। दूसरा कहता है प्रथम अनुसूची में विनिर्देशित संघ राज्य क्षेत्र जिसमें इसमें समाविष्ट है। और तीसरा कहता है ये भी सही है। और तीसरा कहता है इनमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर कहता है भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वत्व त्याग या वंचन द्वारा अपनी नागरिकता को खो सकता है, नहीं, ये कथन तो गलत है। दूसरा कहता है भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा
दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है, ये सही है, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ये तो आते हैं, भारतीय खाद्य निगम ये भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये भी आते हैं, 1, 2 तीनों आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। 36 की अगर बात करें तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्वों में। 37 कहता है मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो स्वर्ण सिंह समिति के कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी, ये तो कथन गलत है। दूसरा कहता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता है मौलिक कर्तव्यों के नागरिकों और विदेशियों पर सभी पर लागू होते, ये भी कथन गलत है। चौथा कहता है किसी भी कानून की संवैधानिक का निर्धारण करने के लिए न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार रख सकता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 38 की अगर बात करें तो कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये कथन तो सही है। दूसरा कथन राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 39 का था भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है किसी विधेयक के अधिनियम से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करना होता है, ये तो कथन गलत है, राष्ट्रपति को करना होता है। दूसरा कहता है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, ये भी कथन गलत है, ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों गलत है। 40 नंबर की अगर बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, तो ये तो कथन सही है। दूसरा कहता है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। तीसरा कहता है वह लोक वित्त का संरक्षक होता है, ये सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम 41 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स।